सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज का सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स को हम लोग है ना आज कवर अप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा रहेगा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, आप सभी लोगों ने जो है ये टॉपिक जो है पहले कभी ना कभी जो है अपनी लाइफ में पहले कभी ना कभी जो है वो अपनी लाइफ में पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम लोग वापस उसको रिवाइज करते हैं और उसके रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे। आज हमारे जो दो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो हमारे रहेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये दो मेन हेडिंग रहेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा बैच कौन सी फ्लो में चलता है और आगे फिर एक और टॉपिक लेना होगा तो वो भी हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सेटेरिस पेरिबस। सर ये क्या है? ये वर्ड लिख देना है आपके उसमें नोट्स में, और आपकी बुक में नहीं होगा, ये बाद में आएगा सेटेरिस पेरिबस। ठीक है, ये सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या बोलता है सेटेरिस पेरिबस? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? दूसरी जो भी चीज है, क्योंकि हमने कल हमने है ना एक हेडिंग देखा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। तो उसमें सिर्फ प्राइस ही अकेली नहीं होते हैं, दूसरी भी चीजें होती है जो है ना अफेक्ट कर सकती है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। तो है ना ये सब चीजें भी जो रहती है वो क्या करती है? डिमांड को सॉरी डिमांड को अफेक्ट करती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड सबसे पहले बोलता है सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब दूसरी जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ये पहला इसका अजम्पशन है, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स हो या कोई भी हो, जो भी अपने कुछ है ना थियरी देता है, जो भी अपना कुछ फॉर्मूला देता है, उसके अपने अपने कुछ एजम्पशन होते हैं। वो क्या बोलेगा? अगर ये अजम्पशन है तो ही मेरा फॉर्मूला या मेरा लॉ जो है या मेरी जो थियरी मैंने दी हुई है वो वैलिड रहेगा, वरना मेरा थियरी काम नहीं करेगा, वरना मेरा थियरी जो या मैंने जो लॉ दिया वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये क्या बोलता है? कोई भी लॉ ऑफ डिमांड पूछे तो आप लोग को पहले बोलना है सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस, उसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरी जो चीज है वो सारी तो कांस्टेंट रहेगी। और फिर क्या बोला है? एकदम सिंपल, अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। और प्राइस अगर डिक्रीज हो सॉरी और अगर है ना प्राइस अगर डिक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज हो प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड होगी इंक्रीज। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सबसे पहले सेटेरिस पेरिबस। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। और ऐसा क्यों होता है ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है। हमने देखा था प्राइस ऑफ कमोडिटी में, आपने ही बोला हाँ सर प्राइस गिरती जाएगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। याद है वो बिस्लेरी की बोतल वाला एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को दिया था? और अगर प्राइस बढ़ेगी सर तो हमें नहीं चाहिए सर, आप ही पियो पानी, हमें नहीं पीना। क्लियर हुआ? तो ये रहता है। अब इसको हम थोड़े नोट्स से भी देखते हैं, नोट्स में क्या दिया हुआ है। according to the law of demand according to the law of demand, other things being equal, other thing being equal यानी कि constant यानी कि ceteris paribus। ठीक है, if the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of the commodity rises, is quantity demanded will decline। ठीक है, और हमें पता ही है एक जब बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, ठीक है, या एक कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो उसमें रिलेशनशिप कौन सी होती है? हमने ऑलरेडी कल देख लिया है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप कौन सी होती है? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर? इट implies that there is an inverse relationship between the price and demand of a commodity, and in other words, other things being equal, quantity demanded will be more at a lower price than the higher price। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने ना इस स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इतना अगर आप लोगों ने लिख दिया ना, आपका लॉ ऑफ डिमांड पूरा हो गया। ठीक है, मतलब आपने लॉजिकली अगर समझ लिया है तो आप लोगों को कोई जो है वो दिक्कत ही नहीं आएगी। आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप सिर्फ इतना देख लीजिए, आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको नंबर्स के साथ देखते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं? नंबर्स के साथ देखते हैं। आइए देखिए एक और पैराग्राफ है वो भी रीड कर लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अमॉन्ग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। इसको इंपॉर्टेंट करना, इसको इंपॉर्टेंट करना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर। इतने पार्ट को आपका आ सकता है, जैसे डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा कौन सा है? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। क्लियर हुआ? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, एंड द डिमांड फॉर ए कमोडिटी
and the demand for a commodity is mainly concerned by the price of the commodity. ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। क्लियर? अब इसको देखो यहाँ पे प्रूव किया गया है, यहाँ पे प्रूव किया गया है। देखो हम उल्टे से देखते हैं इसको, हम उल्टे से देखते हैं, दिख रहा है सभी को? देखो अगर प्राइस जीरो है, अगर जो है प्राइस कितनी बताइए जीरो है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 1600 यूनिट्स। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 1600 यूनिट्स। अगर प्राइस 10 हो गई, प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम। प्राइस 20 हो गई, डिमांड कम। प्राइस 30 हो गई, डिमांड और कम। प्राइस 40 हो गई, डिमांड और कम। प्राइस 50 हो गई, डिमांड और कम। प्राइस 60 हो गई, डिमांड और कम। और प्राइस 80 हो गई, साले हमें चाहिए नहीं, तो अपने पास रख। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? तो देखो हमें सिंपल ध्यान रखना है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, ceteris paribus, यानी कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, if price increases demand decreases, if price decreases demand increases। अब जो आप लोग को ना यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो आप लोग को यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, उसको भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैंने आपको बोला हुआ ही है कि आपकी मॉड्यूल में बहुत कम सा आधा अधूरा दिया हुआ है डिमांड सप्लाई। हम बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा देखेंगे, हम बहुत सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा देखेंगे। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर ये प्राइस रही तो एक इंडिविजुअल है वो है ना क्या क्या डिमांड करेगा, इंडिविजुअल है वो क्या क्या डिमांड करेगा, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसके ऊपर हेडिंग दे देना, दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब देखो हम लोग और पॉइंट देखते हैं। अगर यही सेम चीज है, यही सेम चीज है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यही सेम चीज है, अगर आप लोग को प्राइस दी हुई है, ठीक है, और 3-4 अलग अलग इंडिविजुअल है, ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी, 3 इंडिविजुअल ले लेते हैं। ठीक है, प्राइस सबसे पहले हम लोग लेते हैं 10, 20, 30। अगर 10 है तो यानी ये जो Q1 है, जो इंडिविजुअल 1 है, वो कितनी डिमांड कर रहा है 100 यूनिट। प्राइस बढ़ गई, उसने बोला 80। प्राइस है ना और बढ़ गई, उसने बोला 50। ठीक है, ये भी सपोज है ना 100 यूनिट्स था, इसने 60 का डिमांड किया, इसने 40 का डिमांड किया। इसने भी है ना सपोज 100 का था, इसने 50 का डिमांड किया और इसने बोला 20 का डिमांड। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 300, फिर 190 और यहाँ पे क्या हो गया 110। ठीक है, तो जब आपने अलग अलग इंडिविजुअल ये जैसे कि ये 3 इंडिविजुअल है, आपने इन तीनों इंडिविजुअल को है ना क्या कर दिया, अलग अलग करके फिर इसका टोटल कर दिया, इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोला जाता है इसको? मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसको बोला जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर हुआ? श्योर? चलिए, अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई हम अभी एक और पॉइंट है, वो देखने के बाद हम लोग इसको वापस रिवाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डिमांड, ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, फिर हमने देखा उसको जो नंबर्स के थ्रू देखते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल का हो, वो अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल का हो तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वो अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल का हो तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और वो अगर एक से ज्यादा इंडिविजुअल का हो तो जब सबका प्लस कर देंगे तो पूरे मार्केट का मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर हुआ? श्योर? चलिए, अब एक आखिरी पार्ट लॉ ऑफ डिमांड में, और उसके बाद जो रहेगा हम लोग जो है उसको पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको पूरा रिवाइज करेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका शेप क्या आएगा, चलिए डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये हमने डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अगर लाइफ में पहली बार डायग्राम देख रहे हो तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे लिखी जाती है क्वांटिटी और यहाँ पे लिखी जाती है प्राइस। यहाँ पे लिखी जाती है क्वांटिटी और यहाँ पे लिखी जाती है प्राइस। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल देखा, था यहाँ पे आपकी है ना नोट्स में जो दिया हुआ है, इसको अगर प्राइस और क्वांटिटी को आप लोग पुट करते जाएंगे, अगर प्राइस और क्वांटिटी को है ना आप लोग पुट करते जाएंगे तो आपका कुछ है ना डिमांड कर्व जो है ना, डिमांड कर्व वो इस तरीके का बनेगा। आपका जो डिमांड कर्व है वो किस तरीके का बनेगा? इस तरीके का बनेगा।
पता चल रहा है, ये आपका डिमांड कर्व क्या होता जाएगा, इस तरीके का बनेगा, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, देखो प्राइस है ना, जैसे जीरो है तो डिमांड यहाँ पे, फिर प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यह है ना आपका डिमांड कर्व जो वो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अच्छा ये जो हमने देखा इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, ये जो था इसको हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और ये जो डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ये जो लाइन हमने बनाई इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। सिर्फ लेक्चर आप है ना अच्छे से सुन लो, आपके पॉइंट्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, और ये डिमांड कर्व आपका कैसे बना, वो है ना कैसे है ना उसका स्लोप क्या बन रहा है डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे जाता जा रहा है। डिमांड कर्व कैसा होता जा रहा है आप लोग का, धीरे धीरे नीचे, पहले पूरा सुन लो फिर आपको मैं लिखने का भी टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। डिमांड कर्व पूरा का पूरा ऐसे नीचे की तरफ जाता जा रहा है, नीचे की तरफ, इसको हम इसलिए इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। आप बनाएंगे ना हाथ से तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसको ये लिख के रख दो कहीं पे, आपका आ सकता है डिमांड कर्व कैसा होता है, तो डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, और कैसे, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, डिमांड स्लोपिंग कर्व, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और कौन सी तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। कैसे आ रहा है हमारा, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। क्लियर, श्योर। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे ना लिखा हुआ है ये। ठीक है, आपके नो मतलब उसमें बुक में हो नहीं हो, लेकिन ये नोट डाउन करके रख देना। क्लियर, ये देख लिया, ये हमने इतना अभी तक पढ़ा है आज, इतना आपने देख लिया, एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ, फिर आपको मैं लिखने का टाइम दे देता हूँ, लिखने का टाइम दे देता हूँ। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, फिर हमने उसको रीड भी कर लिया। फिर अगर वो एक इंडिविजुअल का देखता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स का देखते हैं तो सबको जब है ना प्लस करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बन जाएगा हमारा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर, फिर जब हम उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो आपका कुछ है ना डायग्राम इस तरीके का बनेगा, आपका कुछ डायग्राम जो क्या बनेगा, इस तरीके का बनेगा। क्लियर, तो उसमें इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। क्या बोला जाता है, डिमांड कर्व। ऐसा हमने डायग्राम बनाया तो वो धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ आएगा, इसलिए क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और कौन सी तरफ से, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो पूरी चीजें एकदम लॉजिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है, सिर्फ आपको थोड़ा समझ के करना है। डन, श्योर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, डाउट नहीं है तो आप लोग मैं 2-3 मिनट दे रहा हूं, इसमें जो आपको जो नोट डाउन करना है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अरे मुझे इसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं है, हमने जो पढ़ा हुआ है ना, जो हमने 2 टॉपिक अभी तक पढ़े, उन दोनों को क्या कर दो, आप लोग सिर्फ मर्ज कर दो और आप लोग का ना पता चल जाएगा इसमें है क्या। देखो एकदम सिंपल, हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में क्या क्या था हमारा, प्राइस था, इनकम था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर था, इनकम था। उसके बाद अदर फैक्टर्स थे, अदर फैक्टर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, और चेंज इन फैशन, ये सब हमने देखा था। तो वही बोला हुआ है। अब लॉ ऑफ डिमांड के क्या अजम्पशन है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, मैं तभी काम करूंगा, मैं तभी काम करूंगा, मेरा लॉ जो है वो तभी आप लोगों के काम आएगा जब 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 आप लोगों के जो दूसरी जो भी चीज है प्राइस के अलावा, वो सारी सारी चीजें वैसी रहेगी। मतलब कि इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर के प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर का टेस्ट वही रहेगा। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। तो दूसरी जैसी चीजें, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज आएगा, चेंज नहीं आएगा, वेदर कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें जब कांस्टेंट रहेगी ना, तभी मेरा लॉ काम करेगा। सर अगर बदल गई तो, प्राइस के अलावा वो भी बदल गई तो भाई वो बोलता है मेरा लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द अबाउट स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल। आपके क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा भी बन के आ सकता है, वेदर लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल और इनकंडीशनल, या बोथ या नन। तो आप लोग का आंसर क्या आना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल। वो कंडीशन क्या है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन एज गिवन, it is therefore always stated with the other thing being equal. It relates to the change in price variable only. सिर्फ प्राइस जो है वो वेरिएबल रहेगी, वेरिएबल यानी कि जो चेंज होगी, and assuming other determinants of demand to be constant.
ठीक है, और द लॉ ऑफ डिमांड इज दस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सेटेरिस पेरिबस एजम्पशन। ठीक है, देखो नो चेंज, नो 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 नो, सब में नो 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 नो, ठीक है। देखो नो किसमें, कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर प्रेफरेंस, फैशन, रिलेटेड कमोडिटीज, फ्यूचर प्राइस चेंज, नो चेंज इन साइज, एज कंपोजिशन एंड सेक्स रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। फिर नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स, जो कंज्यूमर के पास वेराइटी अवेलेबल है वो अभी भी वैसी अवेलेबल रहेगी। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, वेदर कंडीशन में कोई चेंज नहीं है। अरे मैं तो बोलता हूँ ये तो एकदम सिंपल टॉपिक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे किसी को डाउट ही नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सबका एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर? श्योर? बढ़े आगे, चलिए। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, ना, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट करना। और आज का हमारा बैच का जो मेन डिस्कशन भी जो है ना, वो इसी पे है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, किस पे हमारा हेडिंग, कौन सा हमारा है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शन, ये जो वर्ड है ना, एक्सेप्शन जो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन वर्ड है, इसका क्या मीनिंग होता है वो हम लोग समझते हैं। क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया ना, तो जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो सारी की सारी चीज आपकी क्या हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले उसके लिए हमें रिवाइज करना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमांड। आप लोग सब अनम्यूट ही है, तो आराम से आप लोग भी खुद बोल सकते हैं मेरे साथ साथ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। मतलब जब जब प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगी, जब जब है ना प्राइस, हाँ, और जब जब प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड कम हो जाएगी। इतना लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यानी कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो बोल रहा है वो वैसा नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, मतलब जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, और प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होनी चाहिए। एक्सेप्शन यानी कि ये चार चीजों में आपका लॉ ऑफ डिमांड सही नहीं बैठेगा। अगर प्राइस की वजह से कोई चेंज आ भी रहा है तो भी है ना वो उस तरफ नहीं जाएगा जो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, इन चार केस में। पहले तो चारों को हम लोग है ना ये बात देख लेते हैं, हेडिंग क्या है, एकदम सिंपल है। देखो याद करने हो, मुझे सिर्फ याद करवाने हो, मैं 1 मिनट में रिवाइज करके आपको चारों पॉइंट याद करा दूंगा, आपका एमसीक्यू भी बन जाएगा गारंटेड। लेकिन ऐसी पढ़ेगा क्या मतलब, जहां पे आपको इसके अंदर क्या लिखा हो वही नहीं पता चले। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा डिस्कस करेंगे, और मैं धमाकेदार आप लोगों को एग्जांपल्स लेके आया हूं। ठीक है, विथ इमेजेस एंड ऑल हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं चार वो टर्म कौन से हैं जो ऐसा बोलते हैं, चार एक्सेप्शन क्या है। गिवन गुड्स, आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील, स्पेकुलेशन और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। ठीक है, गिवन गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, स्पेकुलेशन एंड कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। ठीक है, अब ये चार जो टर्म है, वो चार टर्म हमें क्या समझाना है, मतलब ये चारों टर्म को हम लोग देखेंगे, जिसमें गिवन गुड्स वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे टेक्निकल है, तो इसको हम एंड में देखेंगे। ये सबसे टेक्निकल है, तो पहले जो तीनों इजी इजी वाले हैं, पहले जो तीनों क्या है, एकदम इजी वाले हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील, स्पेकुलेशन और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। ये 3 पॉइंट पहले देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे गिवन गुड्स भी। और फिर गिवन गुड्स सुनने के बाद मैं आप लोगों को पूछूंगा, बोलो एक और पॉइंट, एक और टॉपिक पढ़ना है क्या, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आप बोलेंगे हाँ सर पढ़ना है, तो मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट टॉपिक भी, वरना हम ये 4 पॉइंट पढ़ के आज का सेशन एंड कर देंगे। क्लियर? तो चलिए आइए हम लोग है ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए, अच्छा यहाँ पे है ना मैंने कुछ है ना इमेज रखी हुई है, आपको सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आपको सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इमेज कुछ दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अच्छा ये जो पहली इमेज है, कोई अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है क्या ये प्लेस जो है वो प्लेस कौन सी है? और मैंने उसके लिए हिंट भी दी है, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। तो कोई आप में से बता सकता है क्या ये जो है ना प्लेस है वो कौन सी प्लेस है? किसी को नहीं पता? आपके इंटरेस्ट वाला एग्जांपल लेके आया हूं मैं, फिर भी नहीं बता रहे हो आप लोग, ये कौन सी प्लेस है? सर उनकी वेडिंग डेस्टिनेशन। उनकी वेडिंग डेस्टिनेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिस इटली। हाँ, इटली है, इटली, जहाँ पे है ना उनकी वेडिंग हुई थी। मैं वही आपके, देखो आप कुछ बोलो इसलिए आपके इंटरेस्ट वाले एग्जांपल लेके आया हूँ, फिर भी आप लोग चुप ही साध रहे हो। ठीक है, तो ये उनके ना वेडिंग वाली है ना जो डेस्टिनेशन थी ना, वहां की है। ठीक है, अच्छा ये कौन दिख रहा है, ये स्मार्टी कौन दिख रहा है मेरे जैसा? सॉरी मेरे जैसा नहीं, मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये, कौन दिख रहा है ये? अच्छा रणवीर सिंह है क्या? ओके ओके ओके, तो देखो रणवीर सिंह एब्सोल्युटली करेक्ट। अब पॉइंट समझो, अब
ये आर्टिकल ऑफ स्नो बपिल क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, पहले हम उसको रीड करते हैं और फिर इन एग्जांपल्स के थ्रू उसको देखते हैं। ठीक है, देखो पहले रीड करते हैं। समटाइम्स sometimes certain commodities are demanded sometimes certain commodities are demanded just because they happen to be expensive or festive goods and have a snob appeal. They satisfy the aristocratic desire to preserve exclusiveness for unique goods. ठीक है, अब सबसे पहले तो है ना, जो मैं आप लोगों को एक लाइन लिखवा रहा हूँ ना, जो आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, वो लाइन लिख के रख देना। फिर हम लोग है ना उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखेंगे, जो हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे फ्रेम किए हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मेरी एक लैंग्वेज है आपकी एसएमएस लैंग्वेज। जब आप एसएमएस लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो लैंग्वेज में आप लोगों को ना मैं बहुत सारी जगह पॉइंट्स लिखवाऊंगा। वो पॉइंट्स आप लोग लिख देना, आपका वो पॉइंट जो है ना एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो पॉइंट लिखो, वो लाइन कहीं पे जगह ढूंढ के लिख दो। ठीक है, इसके लिए लिखो ताकि आपको एक बार में वो पॉइंट याद आ जाए, फिर उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाए। लिखो, ऐसे गुड्स, ऐसे गुड्स, ये एसएमएस लैंग्वेज इसको बोलते हैं। इसको मैंने नाम दिया मेरा रिमिक्स लैंग्वेज, रिमिक्स लैंग्वेज, जिसको हम एसएमएस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के लिए मैं थोड़ा फेमस हूँ अपने स्टूडेंट्स के बीच में। ऐसी लैंग्वेज में मैं एकदम आपको सिंपल लिखवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सेम वही, ऐसी ऐसे गुड्स जिसे बोलते हैं डेट, लिख भी रहा हूं आपके साथ, जिसे बोलते हैं डेट, ये अमीर लोगों के शौक है, ये अमीर लोगों के शौक है। ठीक है, और अगर इसको एकदम और इंग्लिश में बोलना हो तो डिमांडेड बाय रिच पीपल, डिमांडेड बाय रिच पीपल, डिमांडेड बाय रिच पीपल। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स क्या है, ये दोनों जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और वापस उसको रीड करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और वापस उसको रीड करेंगे। अच्छा, मेरी राइटिंग आपको पता चल गई होगी कितनी अच्छी राइटिंग है ना, बहुत लोग तारीफ करते हैं मेरी राइटिंग की। चलिए देखिए, अब अच्छे से समझना। अब देखो, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। ठीक है, अच्छा ये तो मानते हो विराट कोहली अमीर इंसानों में से एक है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एंड ऑल होती है, तो है ना ऑलमोस्ट जो है ना सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाला एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक एथलीट है, कौन, विराट कोहली। अनुष्का शर्मा भी अच्छी बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो दोनों का नेटवर्थ मिला दे हम लोग तो अच्छा खासा नेटवर्थ है, अच्छे खासे ये लोग पैसे वाले लोग। ठीक है, अच्छा अब है ना विराट कोहली सोचता शादी करनी है मुझे, विराट कोहली सोचता शादी करनी है मुझे। ठीक है, तो अच्छा विराट कोहली के माइंड में कभी ऐसा आया होगा क्या, आपको लगता है विराट प्लस अनुष्का। ठीक है, अच्छा इनका कुछ नाम भी है, मैंने सुना है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं एक साथ, दोनों का नाम नहीं लिखना हो तो कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको। सर विरुष्का। अच्छा, ये सब आपको पता है। स्टार्टिंग में आके मैं पूछा था कल वाले लेक्चर में, कोई डाउट है था, हाँ या ना भी नहीं निकल रहा था आपके मुंह से। ठीक है, अच्छा विराट कोहली प्लस अनुष्का को मिला के हम लोग बोलते हैं विरुष्का। अच्छा, ये जब अपनी है ना शादी के बारे में सोच रहे होंगे, ये जब अपनी शादी के बारे में सोच रहे होंगे, क्या आपको लगता है इनके माइंड में जो है कभी है ना ऐसा ख्याल भी आया हो, ख्याल भी आया हो कि है ना एक सस्ती है ना कोई धर्मशाला ढूंढते हैं। अच्छा, धर्मशाला प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जैन धर्मशाला है उस धर्मशाला की बात करता हूँ, और वहां पे एकदम सस्ते में दे दो ना 50,000 में जो है शादी निपटा देते हैं 50 लोगों को बुला के। इन्होंने डिसाइड तो कर लिया था 50 लोगों को ही हमें बुलाना है। जैसे अभी तो चलो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम 50 को बुला रहे हैं, ये तो अपनी शादी में भी इसने 50 लोगों को बुलाया था, 50-100 लोगों को बुलाया था। ठीक है, तो आपको लगता है इसके इन लोगों के माइंड में, विरुष्का के माइंड में कभी ऐसा ख्याल भी आया हो कि एक धर्मशाला बुक करते हैं, एक दिन में शादी निपटा देंगे, 50,000 में काम हो जाएगा। बताओ, क्या आपको लगता है ऐसा इनके माइंड में ख्याल भी आया होगा। हम जानते नहीं इनको नहीं पर्सनली, सर। लेकिन आप नहीं आया नो होगा। सर। नहीं, नो तो सर। ये तो सर इनका हाँ, अगर ऐसा इनकी तो आन बान शान के खिलाफ है, ऐसा मतलब इनको तो सोचना भी इनको लगेगा मेरा पाप है ये तो। ठीक है भाई, कैसा हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी वेडिंग जो है वो है ना कितने लोग कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, कितने मीडिया वाले पीछे पड़े हैं, हम वो मीडिया वालों को फोटोज देंगे ना, उसमें भी हमारी शादी का खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, तो विराट कोहली ने क्या सोचा, मैं ऐसी कोई शादी करूंगा, विरुष्का ने सॉरी विरुष्का ने सोचा हम ऐसी कोई शादी करेंगे, हम ऐसी कोई शादी है जो पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है भाई, शादी करो तो विराट कोहली जैसी करो, विरुष्का जैसी करो। ठीक है, तो इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस में शादी करने का सोचा। मुझे नहीं पता इसका रेंट एंड ऑल कितना है, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। ठीक है, जो इनके डाई हार्ट फैंस होते हैं उनको ज्यादा पता होता है। तो देखो, इन्होंने वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस पे शादी की। ठीक है, तो अच्छा इनके लिए देखो, अगर ये धर्मशाला वाला बोलता, जो जैन धर्मशाला वाला है, वो क्या बोलता, अरे विरुष्का आपको शादी करनी है क्या, हम आपके पास से 50,000 नहीं, हम आपके पास से 30,000 लेंगे।
30,000 लेंगे, ठीक है, 30,000 लेंगे, तो क्या ये लोग है ना वहां पे इटली वाली डेस्टिनेशन को चेंज करके, इटली वाली डेस्टिनेशन को चेंज करके क्या यहाँ पे शादी शिफ्ट कर देते? द आंसर इज यस और नो? नो नो, नो ठीक है, द No. आंसर इज नो। अरे मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे कोई 5 स्टार की बात कर रहे हैं, धर्मशाला की बात नहीं करते हैं, 5 स्टार है ना होटल की बात करते हैं, ठीक है। वो उसका अगर रूम का मतलब उसका अगर किराया 5 लाख है और अगर वो 3 लाख में भी दे रहा है तो भी विरुष्का वहां पे नहीं जाते, क्योंकि उनको क्या दिखाना है भाई, अपने पास देख अपना पैसा कितना है, अपना स्टेटस देख भाई, तू स्टेटस देख के बात कर, ठीक है। अपने ऐसी शादी करेंगे जो आम इंसान को सपना होता है, ठीक है, आम इंसानों का सपना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस वैसे कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, तो यहाँ पे विरुष्का को तो शिफ्ट करना चाहिए था, डिमांड करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग उल्टा और जितना महंगा है ना उतने महंगे में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड सही नहीं बैठा, तो इसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे हैंडसम गाय, अच्छा इसकी वाइफ का नाम क्या है, सॉरी इसकी इनकी वाइफ का नाम क्या है, कोई फैन बुरा मान जाएगा, इनकी वाइफ का नाम क्या है, कोई बता सकता है? दीपिका पादुकोण। अच्छा दीपिका पादुकोण, वेरी गुड, प्रियंका दीपिका जी, ठीक चोपड़ा है। अच्छा प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा निक जोन्स की है, सालो तुम तलाक करवा दोगे, उल्टा उल्टा मत बोलो। निक जोन्स यहाँ पे इंडिया में आके मारेगा, 15 दिन क्वारंटाइन रह के, बाहर से आएगा तो क्वारंटाइन रहेगा ना। चलो अब मेरी बात समझो, अब सुनो, अब है ना रणवीर सिंह जो है ना, अच्छा ये सभी को पता है रणवीर सिंह है ना नेक्सा का ब्रांड एम्बेसडर है, ये सभी को पता है, ऐड देखी होगी आप लोगों ने, नेक्सा वेक्सा की गाड़ी चलाता रहता है रणवीर सिंह, ठीक है। ये रणवीर सिंह जो है वो नेक्सा का ब्रांड एम्बेसडर है, क्लियर। जिसमें नेक्सा की कौन सी कार आती है, सियाज आती है, बलेनो आती है, जो मेरे पास भी बलेनो अभी तक तो आपको पता चल गया होगा, अच्छा बलेनो है और सियाज है। अच्छा अब रणवीर सिंह ने क्या सोचा, मुझे है ना दीपिका, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। अब बलेनो कार मैंने आपको कल भी बताया था अराउंड 8 लाख रुपए की आती है, अराउंड बोल रहा हूँ, बाकी आप अलग अलग मॉडल में जा सकते हैं। अच्छा बलेनो वाले जो है ऑफर कर रहे हैं, रणवीर जी आपको दीपिका जी को गिफ्ट देना है, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है और आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, आप अगर हमारे पास से बलेनो कार लेंगे ना, हम आपको 5 लाख रुपए में देंगे। हम आपको कितने में देंगे? 5 लाख रुपए में देंगे। बताओ रणवीर सिंह आंखें बंद करके बुक करवा देगा या नहीं करवाएगा, बोलो? नो नो नहीं नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर उसने ना बलेनो उठा के अगर है ना दीपिका जी को है ना अगर गिफ्ट कर दी, दीपिका उसके मुंह पे मारेगी, आज थू, मतलब भाई तू क्या गिफ्ट दे रहा है यार, मतलब पहली वेडिंग एनिवर्सरी, साला हम क्या विरुष्का से कम है? हम क्या विरुष्का से कम है क्या, जो तू मुझे ना बलेनो गिफ्ट ला के दे रहा है? अरे भाई तू ऐड चाहे उसकी कर, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि ये रणवीर सिंह है वो बलेनो या सियाज में घूम रहा होगा? द आंसर इज नो। उनके लिए तो वही उनकी मर्सिडीज, और भी मुझे देखो, मुझे कार का शौक नहीं, इसलिए मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम नहीं पता यार, आप थोड़ी मदद कर सकते हैं क्या? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, पर ऑडी नहीं है जैगवार सॉरी, फरारी, जैगवार, तो जैगवार ये सब ना, ये उनकी औकात है, ये हमारे लिए औकात है, हम आम आदमियों की औकात है ये बलेनो बोले उसमें, अरे 3 लाख का डिस्काउंट, पापा चलो ये गाड़ी बेच के नई गाड़ी लेके आते हैं, ये हम लोगों का है। तो यहाँ पे देखो जो स्नोब अपील यानी कि जो रिच पर्सन एंड ऑल होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर है ना जो जितना महंगा होगा ना हम उल्टा उसको ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन ये तो सर लॉ ऑफ डिमांड बोलते ही नहीं है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। और यहाँ पे हमारा जो है पहला पॉइंट है वो क्या होता है, समाप्त होता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर सभी को, होपफुली श्योर। ये मैंने आप लोगों को ऐसे भी लिखवा ही दिया है। चलिए देखिए गाइस, अब हम वापस रीड करते हैं आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील। देखिए, sometimes certain commodities are demanded just because they happen to be expensive or prestige good and have a snob appeal. They satisfy the aristocratic desire to preserve the exclusiveness for unique goods. वो जो goods है वो कौन से हैं? यूनिक गुड्स है, ठीक है। अरे एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो मतलब बोलते हैं ना बिलोंगिंग टू, मतलब हम बोलते हैं हम एक रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, वैसा तो वो बताना चाहिए, हमारी वो डिजायर को पूरी कर सके, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ स्नोब अपील यानी कि अमीर लोग, और जो है ना मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो पॉइंट बता दिया है, ठीक है, वो आप लोग मैंने सिंपल लाइन लिखवा दी थी, उससे आप लोग का जो है वो पता चल गया होगा। डन, श्योर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेक्यूलेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? स्पेक्यूलेशन वाला पॉइंट आता है। अच्छा स्पेक्यूलेशन वाले पॉइंट के लिए कल हमने एक गोल्ड का एग्जांपल लिया था, कल जो है हमने एक गोल्ड का एग्जांपल लिया था, वो सभी को याद है कि सर गोल्ड की रेट कम हो रही है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सर आगे रेट और कम हो सकती है, तो भले अभी है ना रेट जो है वो है ना मतलब है ना कम है, फिर भी हम डिमांड नहीं करेंगे। ये सेम वही पॉइंट है, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर किसी को डाउट रहेगा तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए
व्हेन पीपल स्पेक्यूलेट मतलब क्या लगा है, सोचना, तुक्के लगाना, about change in the price of a commodity in the future, they may not act according to the law of demand at the present price. Say when people are convinced that the price of a particular commodity will still rise further, they will not contact the demand with the given price. On the contrary, they may purchase more for the purpose of hoarding. Hoarding का मतलब स्टॉक जमा करना. Hoarding का मतलब क्या होता है? स्टॉक जमा करना, स्टॉकिंग पर्पस के लिए. ठीक है, स्टॉकिंग पर्पस के लिए. अच्छा, अब मुझे पहले तो बता दो, किसी को ये स्पेकुलेशन वाला एग्जांपल वापस याद कराऊं, या याद है सभी को गोल्ड वाला? किसी को याद है? किसी को प्रॉब्लम है स्पेकुलेशन वाले पॉइंट में? स्पेकुलेशन वाले पॉइंट में देखो, अगर ना एग्जांपल देखना हो, दूसरा एग्जांपल देखना हो, तो मैं यहाँ पे जो लेके आया हूँ एग्जांपल, वो देख लेते हैं. N95 मास्क, दिस इज N95 मास्क. अब देखो, अब है ना, अगर हम लोग N95 मास्क की बात करें, तो ये जब है ना कोविड नहीं आया था, जब कोविड नहीं हुआ करता था इस दुनिया में, सर मत याद दिलाओ, वो भी क्या दिन थे. क्लियर? तो जब कोविड नहीं हुआ करता था, अगर उसकी बात करते हैं, तो तब क्या होता था हमारा, ये N95 मास्क सिर्फ और सिर्फ है ना, ज्यादातर कौन पहनता था? डॉक्टर लोग, डॉक्टर, सर्जन एंड ऑल होते हैं, वो लोग पहनते थे. ठीक है, अब देखो पॉइंट समझो. बिफोर कोविड हम इसकी प्राइस ले लेते हैं. इमोशनल मत होना कि नहीं सर इसकी प्राइस ये नहीं होती है, ये होती है. भाई मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. बिफोर कोविड सपोज है ना, इसकी प्राइस क्या थी? 100 रुपए थी. बिफोर कोविड इसकी प्राइस कितनी थी? सपोज 100 रुपए थी. बाद में अचानक से आ गया एंट्री हुई किसकी हुई? कोविड-19. ठीक है, कोविड-19. तो देखो अब क्या हो गया, ड्यूरिंग कोविड सपोज इसकी प्राइस क्या हो गई? ₹150. इसकी प्राइस क्या हो गई? ₹150. तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड, एज पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होना चाहिए? जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होने चाहिए? कम होनी चाहिए. डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को लगा भाई कोविड जैसी चीज है वो तो आगे कंटिन्यू रहेगी, और हम लोग 1.5 साल तो जेल ही रहे, 1.5-2 सालों से तो जेल ही रहे हम लोग, और हमें ऐसा लग रहा है ये कंटिन्यूइंग रहने वाली है ना, तो शायद इसकी जो प्राइस है ना, इसकी जो प्राइस है वो 150 से बढ़ के 200 रुपए भी हो सकती है. तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसकी प्राइस अभी बढ़ी हुई है, इसकी प्राइस अभी बढ़ी हुई है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि इसकी प्राइस और बढ़ जाए. तो भले यहाँ पे ये 150 रुपए बढ़ी हुई प्राइस है ना, तो भी हम लोग क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे, ना कि कम करेंगे. तो इन शॉर्ट देखो, ये लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा गया है ना, लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा गया. कि लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है, प्राइस बढ़ी है जैसे कि 100 से 150 हुई है, प्राइस बढ़ी है जैसे कि क्या हुआ है, 100 से 150 हुई है, तो है ना प्राइस बढ़ी है, तो डिमांड क्या होनी चाहिए थी? डिक्रीज होनी चाहिए थी. लेकिन हमें लग रहा है आगे और बढ़ेगी, तो उल्टा हम लोग डिमांड डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं. तो ये मैंने आपको कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को कोई नया पॉइंट नहीं समझाया है. डोंट वरी एट ऑल. मैंने आप लोगों को सिर्फ ना, अगर आप इसको मास्क वाले को गोल्ड वाले एग्जांपल से रिप्लेस कर दो, पॉइंट बात खत्म. मास्क वाले पॉइंट को गोल्ड वाले से आप लोग रिप्लेस कर दो, आपकी बात खत्म. क्लियर हुआ? श्योर. तो इसमें ना जो है वो कोई ऐसा पॉइंट जो है वो नया नहीं बताया मैंने, ऐसा समझ लो सिर्फ रिवाइज करवाया आप लोगों को. मैंने आप लोगों को सिर्फ क्या करवाया है? रिवाइज करवाया है. डन. चलिए अब हम लोग है ना एक और पॉइंट पे आते हैं, वो हमने देख लिया थर्ड पॉइंट. अब फोर्थ पॉइंट आते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस या फिर इल्यूजन. ये देखो, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस या फिर इल्यूजन, और फिर हम लोग है ना डिस्कशन करेंगे हमारे गिवन गुड्स पे. ठीक है, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस या फिर इल्यूजन. ठीक है, अब देखो बहुत सारे है ना, बहुत सारे लोगों की है ना क्या सोच होती है, बहुत सारे लोगों की क्या सोच होती है कि जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस. लेकिन बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि भाई प्राइस डिक्रीज हो रही है ना, तो उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है. मतलब कि जितना महंगा गुड्स उतनी अच्छी क्वालिटी. हम लोग भी करते हैं ना, जैसे अगर आप लोगों को, आप लोग जैसे है ना जींस है, एक जींस ले लेते हैं हम लोग कोई भी, अगर वो जींस है ना, जैसे सपोज वो 1000 रुपए में मिल रहा है तो हम लेके आ रहे हैं उसको. ठीक है, और यही अगर सेम जींस अगर आपको 200 रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाए, यही सेम जींस अगर आपको 200 रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाए, तो आपके माइंड में डाउट आएगा. आपके माइंड में डाउट आएगा. सर वो क्या डाउट आएगा? आपके माइंड में डाउट आएगा कि सेम जींस 200 रुपए मिल रहा है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. तो जब कंज्यूमर की सोच ये बन जाती है कि वो है ना प्राइस के साथ क्वालिटी का टैग मार्क करता है, जैसे हमारी हमारी भी होता है ना, बहुत सारी चीजों में हम लोग क्या कहते हैं, सर पैसे लग रहे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलेगी. हम होता है ना, हमारे फ्रेंड्स वगैरह, अरे पागल है क्या, बावला हो गया क्या, इतना महंगा कौन लेता है, इतना महंगा कौन पहनता है. ठीक है, हम उसको बोलते हैं. तो वो क्या बोलता है, हमें क्या बोलता है, भाई महंगी चीज है लेकिन क्वालिटी भी तो है, क्वालिटी भी तो है. ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर कंज्यूमर की है ना सोच साइकोलॉजिकली,
यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूमर साइकोलॉजिकल। जब साइकोलॉजिकली उसकी सोच ये बैठ जाएगी कि प्राइस जो है ना अगर बढ़ी है तो क्वालिटी भी है ना जो वो अच्छी क्वालिटी की आएगी, प्राइस ज्यादा है क्वालिटी भी अच्छी, तो भले आप प्राइस कितनी भी कम कर दो, डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड उल्टा कम हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ? श्योर। तो अभी तक हमने कितने 3 पॉइंट्स इसमें देखे हैं, हमने क्या कर दिया है 3 पॉइंट जो वो इसमें देखे हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट हमने देखे हैं, आइए हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं। आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील, पहले सबको क्लियर। स्पेकुलेशन वाला पॉइंट तो हमने सिर्फ रिवाइज किया है, और कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। देखो when the consumer is wrongly biased, when the consumer is wrongly biased against the quality of the commodity with the price change, मतलब प्राइस और क्वालिटी में रिलेशनशिप अगर वो देखने लगा, he may contact his demand with a fall in the price। ठीक है, यानी कि वो क्या सोचता है, अगर जितना एक्सपेंसिव है क्वालिटी भी उतनी अच्छी है, जितना चीप है जितना सस्ता है तो क्वालिटी भी उतनी खराब है। तो जब कंज्यूमर के माइंड में ये सोच बैठ जाएगी ना, ये सोच बैठ जाएगी, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो है ना मतलब प्राइस कम होने पे क्वांटिटी बढ़ाएगा नहीं, डिमांड करेगा नहीं। एम आई क्लियर? इतना पॉइंट सभी को क्लियर है, 3 पॉइंट। ठीक है, एकदम सिंपल। देखो ये 3 पॉइंट में आपको चाहता ना, मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये रीड करके आप सबको समझ भी आ जाता, मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये तीनों पॉइंट करवा देता, 1 मिनट के अंदर। लेकिन हमारा देखो, हमारा पूरा का पूरा सेशन खत्म हो गया इन 3 पॉइंट पे। क्लियर? और फिर हम लोग देखते हैं आखिरी पॉइंट, सांसें थाम के रखिएगा। आखिरी पॉइंट गिवन गुड्स। आखिरी पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, गिवन गुड्स। ठीक है, चलिए अब गिवन गुड्स के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टेक्निकल पॉइंट है लेकिन थोड़ा बने रहिएगा, एंड तक सभी को एकदम पता चल जाएगा। चलिए गिवन गुड्स के लिए हम लोग हमारे स्क्रीन की तरफ आते हैं। गिवन गुड्स ये, ठीक है सर, ये खाने पीने वाला है ना सर, लंच के टाइम पे आप ये खाने पीने का एग्जांपल दे रहे हो, फिर सर ऐसा बोलना मत सर, कम समझ आए। ठीक है, खाने पीने की चीजों में, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ। इसका नाम जो है ना, इसका नाम गिफन गुड्स क्यों है, क्योंकि इस कंसेप्ट को दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में ऑलरेडी है, आप देख लीजिएगा, वहां पे नाम दिखेगा आप लोगों को। ये जो है वो किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गिफन गुड्स। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गिफन गुड्स। तो सर गिफन तो चलो उसके नाम का है, तो एक्चुअल में गिफन का मतलब क्या हुआ सर, जैसे गिफन गुड्स, ये ठीक है, ये नाम क्यों पड़ा कि सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था, इसलिए इसको गिफन गुड बोला। अगर मैं एकदम सिंपल टर्म में बोलूं ना, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, गिफन यानी कि इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, गिफन यानी कि इंफीरियर क्वालिटी गुड्स। तो अगर आप वो गिफन को इंफीरियर से रिप्लेस कर दोगे तो आपका तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। आपको आधे से ऊपर चाहिए तो बिना पढ़े समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ क्या हो गया, एक गिफन ने, सर रॉबर्ट गिफन ने बोला भाई मैं ये कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसलिए मेरे नाम से इसको रखो, इसलिए उसने गिफन गुड बोल दिया। अगर उसको क्या कर दूं, इंफीरियर से रिप्लेस कर दूं, तो आपका तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। दूसरा एक और पॉइंट, क्या सर सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स होते हैं, क्या सर सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स होते हैं? तो द आंसर इज नो, सर्टन इंफीरियर गुड्स। देखो इसने शुरुआत कैसे की है, ये एक एक वर्ड देखो, इतना भारी है ना ये पॉइंट। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सर्टन इंफीरियर गुड्स कॉल्ड गिफन गुड्स। ठीक है, ये जो है ना, ये सर्टन वर्ड, ये जो सर्टन वर्ड है इसको हाईलाइट कर देना जैसे मैंने किया है, इन केस ऑफ सर्टन इंफीरियर गुड्स। तो ये क्या शो करता है कि सारे इंफीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होते हैं, कुछ इंफीरियर गुड्स। ठीक है, कुछ इंफीरियर गुड्स, क्लियर, जिसको गिफन गुड्स बोलते हैं। और क्यों बोला है, सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। ठीक है, सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। क्लियर हुआ? अब एक पॉइंट समझते हैं, अब देखो, अब टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूं, टेक्निकल पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, पहले क्लियर हुआ इतना जितना मैंने बताया आप लोगों को? देखना अब ये क्या होता है, अब गिफन गुड्स यानी कि इंफीरियर वाले गुड्स। ठीक है, कुछ इंफीरियर गुड्स, जैसे कि उसके एग्जांपल क्या होते हैं, ब्रेड हो सकता है, खाने पीने की जैसे चीजें होती है, राइस वगैरह, ये चपाती वगैरह, आप रोटी वगैरह देख रहे हो। ठीक है, अच्छा आपने ना किसी कभी एकदम गरीब जो होते हैं, जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, लेबर क्लास के लोग होते हैं, कभी उनका टिफिन देखा है क्या, मतलब टीवी में वगैरह देखा हो, या आपने गाँव वगैरह जाते हैं, गाँव वगैरह जाते हैं तभी आपने उसका टिफिन देखा हो ना, तो उसके टिफिन में आपने देखा होगा, उसके टिफिन में ना एक है ना सब्जी फिक्स होती है,
कौन सी? पोटैटो की, आलू की सब्जी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आप देखना भले है ना उसकी प्राइस कितनी भी कम ज्यादा या हो जाए ना, उसके टिफिन में आपको आलू की, तो पोटैटो इज ऑल्सो गिवन गुड्स, ध्यान में रखना। आपके भले बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया हो, पोटैटो इज ऑल्सो गिवन गुड्स। अब एक पॉइंट समझना, पॉइंट समझना। अब अगर ये जो गिवन गुड्स है, ब्रेड वगैरह हो गया एंड ऑल, अगर इनकी अगर प्राइस जो है वो क्या हो जाए, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए, अगर प्राइस डिक्रीज, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्राइस डिक्रीज हो गई तो और प्राइस इंक्रीज हो गई तो, ठीक है, यानी कि आप इसमें कोई भी एक ले लो, राइस ले लो, ब्रेड ले लो, ये व्हीट ले लो, ज्वार बाजरा पल्सीज ग्रेन्स दाल वगैरह जो आपको लेना हो, ठीक है। तो देखो अगर उनकी प्राइस डिक्रीज हो जाए, उनकी प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उनकी प्राइस डिक्रीज हो जाए तो अपने आप को वहां पे रखना। अगर आप इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स को ना खाते हैं और उनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई, उनकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई, तो क्या करेंगे आप लोग? उसी को ज्यादा खाएंगे, उसी को ज्यादा खाएंगे, या आपको जितना थोड़ा बहुत खाना है और जो पैसा आप लोग का बच गया, जो मनी आप लोग के सेव हो गए, उससे आप सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खाएंगे या वो गुड्स ही ज्यादा खाएंगे जो आप इंफीरियर क्वालिटी के खा रहे थे? बताइए। एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पे ब्रेड दिख रहा है ना, ब्रेड से हम जो एग्जांपल को क्लियर करते हैं। रुकना एक मिनट। देखो सपोज है ना, ये जो है ना, ये 3 ब्रेड मैं लेके आया हूं, मैंने भी नाम नहीं सुने इन सबके। देखो एक कुछ है ना डिलाइटफुल करके है, ठीक है, डिलाइटफुल ब्रांड का है। दूसरा आर्ट सेन का है। तीसरा जो है वो नाम नहीं दिखा है, हेवमन हेवमन ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, ये जो फर्स्ट वाला है इसको नंबर दे देते हैं 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। आई का मतलब इंफीरियर क्वालिटी का है, ठीक है, और एस का मतलब सुपीरियर क्वालिटी का है, एस का मतलब सुपीरियर क्वालिटी का है, ठीक है। अब पॉइंट समझो, पॉइंट समझो, पॉइंट समझो। आई का मतलब इंफीरियर क्वालिटी का है और एस का मतलब सुपीरियर क्वालिटी का है, ठीक है। अब अगर है ना यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइस डिक्रीजेस, यानी कि जो इंफीरियर क्वालिटी वाली जो ब्रेड का पैकेट है ना, उसकी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मेरा सवाल ये है, जैसे सपोज आप पहले इसका एक पैकेट खाते थे, अब इसके आप 2 पैकेट खाओगे, 2 पैकेट खाओगे, या इसका अभी भी है ना एक पैकेट ही लेके जो बचे हुए पैसे वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खाने की ट्राई करोगे? सर सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स। सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स, ठीक है, हम इंफीरियर थोड़ी ज्यादा खाएंगे। ये भी पॉइंट ऑलमोस्ट हमारा कल आया है। अब पॉइंट समझो, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो यहाँ पे डिमांड तो इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो सॉरी, लेकिन ये जो गिवन गुड्स है, गिवन गुड्स है, उसमें तो क्या हो गया, प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो देखो हमने इसको ज्यादा नहीं खाया, हम सुपीरियर क्वालिटी पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, सुपीरियर क्वालिटी पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना तो बहुत ईजी है, प्राइस डिक्रीज हुई तो क्या होगा वो हमने समझ लिया। अब पॉइंट जो टेक्निकल आएगा वो आएगा दूसरा, अब वो पॉइंट जो टेक्निकल आएगा वो आएगा दूसरा। मैं बोलता हूं प्राइस इंक्रीज हो गई, डिक्रीज नहीं हुई, प्राइस इंक्रीज हो गई, ठीक है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा हम इसको वापस दूसरे तरीके से देखते हैं। प्राइस जो वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये इंफीरियर क्वालिटी वाला था, ये सुपीरियर और ये सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर एंड सुपीरियर, क्लियर। अब पॉइंट समझो। अब पहला हमने देख लिया प्राइस डिक्रीज, आपने बोला प्राइस डिक्रीज वाले में क्या क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी वाले गुड्स में ये सही नहीं बैठ रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आ गया। अब हम इसका रिवर्स सिचुएशन देखते हैं, अगर सर प्राइस इंक्रीज हो गई, ये जो इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स था ना, ये ब्रेड का पैकेट था, ये 50 रुपए का आता था, अभी इसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 70 रुपीज हो गई, अभी इसकी प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 70 रुपीज हो गई। बताओ आप इंफीरियर क्वालिटी वाला जो है ना ब्रेड का पैकेट है वो खाओगे या सुपीरियर क्वालिटी वाला? बताओ आप में से कोई आंसर दो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इंफीरियर क्वालिटी की ब्रेड का पैकेट 50 रुपए के 70 रुपए हो गया, प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो आप इंफीरियर क्वालिटी वाला जो ब्रेड का पैकेट है वो खाओगे या सुपीरियर क्वालिटी वाला? एक जना तो कोई आंसर दो, फिर मैं आगे समझाऊं इसमें। हाँ या ना, जो भी। सुपीरियर और एक सुपीरियर। देखो आप में से जिनका भी आंसर आया इंफीरियर क्वालिटी वाला, वो अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे देना। आपके अगर आजू बाजू में कोई बैठा हो उनको बोलो सर ने बोला हमें शाबाशी देने का, एकदम सही, आपने क्या सही पॉइंट पकड़ा है। अरे भाई सुपीरियर, अरे मेरा पॉइंट समझो, मेरे पॉइंट समझो। अगर ये 50 रुपए वाली ब्रेड 70 रुपए की भी हो गई, 50 रुपए वाली ब्रेड 70 रुपए की भी हो गई, ठीक है, तो भाई अभी भी अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो ये सुपीरियर क्वालिटी का है, तो ये 70 रुपए से तो महंगा ही होगा ना यार, ये तो अभी भी। तो उसके लिए जो गरीब है
उसके लिए तो कौन सा है, अभी भी ये 70 रुपए वाला ही सस्ता है। अरे भाई आप बोले सर खाएगा ही नहीं, अरे भाई खाएगा नहीं मर जाएगा। अरे ये देखो इसीलिए सर्टन इंफीरियर गुड, यानी कि जो जरूरत की चीजें होती है, पोटेटो हो गया, पोटेटो की सब्जी हो गई, ब्रेड चपाती राइस, अरे भाई इंसान खाएगा नहीं क्या, महंगाई, आपने ना भाई कोविड आ गया, आपने बोला सर फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर नीचे हो गई, खाना पीना छोड़ दिया क्या? आप में से कितने लोग 1 साल से फास्ट पे उपवास कर रहे हैं? आप लोग कोई नहीं। महंगाई हो गई है सब, तो खाएंगे तो सही ना। तो अगर यहाँ पे इंफीरियर क्वालिटी की प्राइस बढ़ भी गई तो भी एज कंपेयर टू अदर सुपीरियर गुड अभी भी ये तो हमारे लिए सस्ता है। अरे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, देखो पोटेटो, ठीक है, हमने क्या देखा, हर गरीब के टिफिन में होता है पोटेटो। अब ये पोटेटो 10 रुपए किलो है, ठीक है, 10 रुपए जो है वो किलो पोटेटो है, ठीक है, और अभी ये बढ़ के जो है 20 रुपए किलो हो गया। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे भिंडी से, गोभी से, टिंडी से, भिंडी गोभी टिंडी मुझे नहीं पता इन सबकी प्राइस, लेकिन इसको हम लेते हैं, ये अभी भी 80 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो है। तो क्या इसकी प्राइस है ना 10 रुपए से 20 रुपए किलो हो गई, तो क्या आप लोग है ना आलू खाना छोड़ के भिंडी गोभी या टिंडी खाएंगे क्या? नहीं तो अभी भी आपके टिफिन में पोटेटो ही आएगा, क्योंकि आप जब कंपेयर करेंगे सुपीरियर क्वालिटी वाले गुड्स से, भाई उससे तो अभी भी यही सस्ता है, सस्ता और टिकाऊ, ठीक है। और हाँ, मैं कहीं पे ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि पोटेटो जो है, आलू जो है वो सिर्फ गरीब लोग ही खाते हैं, नहीं तो आप आज से घर पे खाना बंद कर दोगे। हमारे सर ने आज पढ़ाते हुए बोला पोटेटो गरीब लोगों की सब्जी है, मैं खुद खाता हूँ, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी है, ठीक है। श्योर, पक्का, यहां तक सबको क्लियर हुआ? देख लो, आराम से समझ लो, और कोई डाउट आए चलेगा। अब देखिए आप लोग के गिवन गुड्स है, गिवन गुड्स में क्या लिखा था, इन केस ऑफ सर्टेन इंफीरियर गुड्स, क्या लिखा है, इन केस ऑफ सर्टेन इंफीरियर गुड्स कॉल्ड गिवन गुड्स नेम आफ्टर सर रॉबर्ट गिवन, व्हेन प्राइस फॉल क्वाइट ऑफन लेस क्वांटिटी विल बी परचेज देन बिफोर, ठीक है। मतलब देखो प्राइस फॉल हुई, मतलब इंफीरियर गुड्स की प्राइस फॉल हुई, ठीक है, तो भी हमने उसको ज्यादा नहीं लिया, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड द पीपल्स इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर ए सुपीरियर कमोडिटी। हमने देखा था ना, प्राइस कम भी हुई तो भाई तेरे को हम ज्यादा नहीं ले गया, हम इससे अच्छा सुपीरियर ना खा ले, ठीक है, विद द राइज इन द रियल इनकम। एग्जांपल ऑफ ये ब्रेड राइस व्हीट पोटेटो, ये सब चीजें आप इसमें ले सकते हैं। डन, श्योर, सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा आज का सेशन जो होता है वो एंड होता है, समाप्त होता है। आप रिवाइज करके रखें, कल अगेन हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और फिर आगे के पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।